समय, समाज और सच्चाइयों की अविरल बहती धारा लोक संघर्ष में आप सभी दर्शकों का हार्दिक साथियों नमस्कार। मैं बजरंग लाल पटेल आपके सामने पुनः उपस्थित हुआ हूं एक गंभीर विषय को लेकर। हमारे यहाँ श्रम संहिता लागू होने के पश्चात ठेका मजदूरों के जीवन पर उसका क्या दुष्प्रभाव और प्रभाव पड़ रहा है, इस विषय पर हम आज बात करेंगे अपने साथी सुखरंजन नंदी से। साथियों, यह विषय पसंद आने पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। हमारे इस YouTube चैनल लोक संघर्ष में आपका स्वागत है। हमारे देश के श्रम कानूनों को खत्म करके श्रम संहिता में बदल दिया है। अलग अलग 4 श्रम संहिता हैं जिसके बारे में वीडियो हम लोग इसके पहले भी अपलोड कर चुके हैं। आज हम लोग जिस सवाल पे बातचीत करेंगे वो ये है कि ये श्रम कानून खत्म करने के बाद जो श्रम संहिता है, उस श्रम संहिता में जो ठेका श्रमिक है उनके ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। हम जानते हैं कि 1990 के बाद हमारे देश के अंदर जो नई औद्योगिक नीति लागू हुई है या नौ उदारवादी जो नीति आई है, उस नौ उदारवादी नीति के बाद हमारे देश के अंदर जितने स्थायी प्रकृति के काम थे वो सभी काम लगभग ठेका के माध्यम से किया जा रहा है। जो 12 काम है उस कामों को भी ठेका से किया जा रहा है। सार्वजनिक उद्योगों में लगभग 50% से ज्यादा काम आज ठेका में वो हो रहा है और निजी क्षेत्र में लगभग 70% के जो काम है वो काम ठेका के माध्यम से किया जा रहा है। और अब सिर्फ ठेका ही नहीं, अब तो आउटसोर्सिंग के माध्यम से, प्लेसमेंट के माध्यम से ये काम को करवाया जा रहा है। और नियम है कि अगर कोई प्रोजेक्ट है तो प्रोजेक्ट जब तक चलेगा तब तक मजदूर को काम पे रखेंगे। प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा तो मजदूरों को काम से निकाल देंगे। हायर एंड फायर की पॉलिसी चल रहा है। जब मर्जी हुआ मजदूर को रखा, जब मर्जी हुआ मजदूरों को निकाल दिया। तो ये जो श्रम संहिता है जो बना है, इस श्रम संहिता में मजदूरों के लिए क्या खास बात है? ऐसी कौन सी बात है जो मजदूरों के लिए ये श्रम संहिता मजदूरों की हितों की रक्षा करती है? हमारे देश के अंदर मजदूरों के लिए भविष्य निधि फंड का निर्माण करने की प्रावधान है कि यह समझदारी के तहत भविष्य निधि फंड निर्माण किया जाता था कि जब मजदूर 60 साल की उम्र के बाद काम करने में क्षमता खो देगा, मजदूर अपना क्षमता जब खो देगा 60 साल के या 58 साल की उम्र के बाद, तो उसके बुढ़ापे के सहारे के लिए भविष्य निधि फंड का निर्माण किया गया था। और भविष्य निधि फंड में मालिक 12% जमा करेगा, मजदूर 12% जमा करेगा और वो जो राशि जमा होगा उसका एक निश्चित ब्याज जो सरकार जो तय करेगा, वो निश्चित ब्याज के साथ जब वो रिटायर होगा, जब वो काम से अवसर लेगा, तब वो एक मुश्त राशि दिया जाएगा। इसके अलावा भविष्य निधि का जो फंड है वो फंड इमरजेंसी में, मतलब एकदम आपातकालीन स्थिति में, मान लीजिए लड़की की शादी है या आपके घर में कोई बीमार है, उसके इलाज कराने के लिए, बच्चे के पढ़ाई लिखाई शिक्षा के लिए अगर आप भविष्य निधि फंड से पैसा लेना चाहते थे तो आप ले भी सकते थे। लेकिन अब ये जो श्रम संहिता आया है, हमने पहले ही बताया कि 12% जो नियोक्ता है वो भी जमा करता था। अभी तक 12% मजदूर का भी जमा होता था, वेतन का 12% मजदूर का भी जमा होता था। लेकिन अभी जो नियम बना है श्रम संहिता में, उसमें शिथिल करके बताया गया 12% वेतन के 12% नहीं, सिर्फ 10% ही मजदूर को जमा करना है और नियोक्ता को जमा करना है। यानी नियोक्ता को मजदूर के वेतन के 2% की छूट दिया गया कि अब 12% जमा करने की जरूरत नहीं है, मालिक अब 10% जमा करेगा, मजदूर भी 10% जमा करेगा। तो मालिक के 2% पैसा बचाया गया है इस श्रम संहिता के माध्यम से। दूसरा, अभी तक यह था कि सभी मजदूर के लिए सभी मालिकों को भविष्य निधि फंड में पैसा जमा करना होता था। अभी तक का जो श्रम कानून था, उस श्रम कानून के मुताबिक हर मजदूर के लिए हर मालिक अपना भविष्य निधि का फंड मालिक को जमा करना है, ये पैसा मजदूर को जमा नहीं करना है।
ये पैसा मालिक को जमा करना है। मजदूर के तनख्वाह जब वो देंगे, तनख्वाह के पहले ही ये 12% पैसा मजदूर के तनख्वाह से काट लिया जाएगा और मालिक पीएफ के फंड में जमा करेंगे। लेकिन अभी छूट दिया गया है। एक तो पहले दिया गया 2% कम, दूसरा जो इस पे प्रावधान रखा गया है कि अगर सरकार मालिक की आर्थिक हालात है, उस हालात का जांच करके अगर लगता है कि मालिक को पीएफ के बाहर के दायरे से बाहर करना चाहिए, तो सरकार मालिक को छूट दे सकता है कि वो मजदूरों के पीएफ के फंड जमा नहीं करेगा। यानी जो बैलेंस शीट होगा, मालिक के एक संस्था के जो लाभ होगा, मुनाफा होगा, उसके ऊपर निर्भर करेगा वो पीएफ जमा करेगा या नहीं करेगा। अगर मान लीजिए किसी कारखाने के अंदर उतना स्थिति, आर्थिक स्थिति किसी कारखाना का या किसी संस्था का आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, तो फिर सरकार चाहे तो मालिक को पीएफ के पैसा जमा करने से छूट दे सकती है। यानी अब मजदूर के लिए मालिक पीएफ के पैसा जमा नहीं करेगा, ये एक प्रावधान इसमें है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मालिकों को छूट दिया गया, मजदूरों के अधिकारों में कटौती किया गया। तीसरा एक प्रावधान ये है पीएफ के सवाल पे कि अगर मालिक ज्यादातर मजदूरों से ये सहमति ले ले कि उसको पीएफ के पैसा जमा नहीं करना है, तो वो कंपनी भी मजदूरों के पीएफ के पैसा जमा नहीं करेगा। अब हम और आप बेहतर ढंग से जानते हैं कि जब निजी कंपनी में या जब ठेकेदारी में या जब प्लेसमेंट में जो मजदूर श्रमिक काम करते हैं, उनको किस तरीके से डराया धमकाया जा सकता है, किस तरीके से आतंकित किया जा सकता है, और इस तरीके से आतंकित करके मजदूरों से लिखवाया जाएगा, उनसे सहमति लिया जाएगा कि हमें पीएफ की पैसा जमा करने की जरूरत नहीं है। तो जो पीएफ के पैसा जमा मजदूरों के और मालिक करते थे, उससे भी मालिक बड़ी हो सकता है इस तरीके से। तो जो पीएफ के सुविधा थे, उस सुविधाओं में इस तरीके से छूट दिया गया मालिक को, और जो मजदूर है, जो ठेका मजदूर है, उन ठेका मजदूर को या दूसरे जो निजी कंपनी में काम करने वाले मजदूर हैं, उन मजदूरों के जो अधिकार थे भविष्य निधि फंड हासिल करने का, उस अधिकार में कटौती ये श्रम संहिता किया है। और ये श्रम संहिता कुल मिला के जो है, ये प्रावधान को हम अगर देखेंगे, श्रम संहिता का जो एक पार्ट है सामाजिक कल्याण वाला, उस पार्ट में ये बात लिखा हुआ है। दूसरा बात, जो ईएसआई है, उस ईएसआई में भी पहले से ही सरकार ने मालिकों के और श्रमिकों के जो हिस्सेदारी होते थे, उस हिस्सेदारी के राशि को कम किया है। मालिकों के जो हिस्सेदारी थे उसको कम किया गया, और मजदूर के जो हिस्सेदारी होते थे उस हिस्सेदारी को भी कम किया गया है। हम और आप ये जानते हैं ईएसआई के जो पैसा है, जो मेडिकल की जो पैसा है ईएसआई स्कीम में, उस पैसे जो है वो मालिक और मजदूरों से जो पैसा आता है वही पैसा जमा होता है, वही पैसे से मजदूरों के इलाज होता है, मेडिकल की लाभ उनको मिलता है। और जब ईएसआई में इस तरीके से पैसे की कटौती होगा, इसका मतलब है कि मजदूरों के इलाज में व्यवधान पैदा होगा, मजदूरों का सही ढंग से इलाज नहीं हो पाएगा। और इसमें भी जैसे भविष्य निधि के लिए प्रावधान रखा गया, इसमें भी वही प्रावधान रखा गया कि अगर कर्मचारी और लिख के देते हैं कि उनको ईएसआई की जरूरत नहीं है, तो मालिक को ये छूट मिल जाएगा कि वो ईएसआई के पैसा जमा ना करे। ईएसआई के जो अधिकार मजदूरों का, उस अधिकार को छीना जा सकता है, लेकिन इसमें मजदूरों का सहमति चाहिए। जैसे कि हमने पहले ही बताया कि मालिक डरा के धमका के मजदूरों से लिखवा सकता है, उनसे सहमति ले सकता है। तो ये जो श्रम संहिता है, मजदूरों के जो ईएसआई है, जो पीएफ है, इस तरीके से इस सुविधाओं के ऊपर कटौती है। ठीक इसी तरीके से ये जो ठेका पद्धति है या जो प्लेसमेंट में जो काम करने वाले मजदूर है, उनको जो ग्रेचुइटी के प्रावधान है, हम जानते हैं ग्रेचुइटी मिलते हैं आपके काम करने के बाद। उसमें यही है कि अगर मजदूर मालिक चाहेगा तो काम में लगातार 1 साल काम करने के जगह पे उनको 9 महीना, 10 महीना, 11 महीना काम देंगे, और जो ग्रेचुइटी की सुविधा मजदूरों को मिलना चाहिए, वो सुविधा से भी मजदूरों को वंचित होना पड़ेगा। तो ये जो श्रम संहिता हमारे देश के अंदर केंद्र की सरकार ने अभी लागू किया है, ये श्रम संहिता हमारे देश के मजदूरों के हित में नहीं है। ये मजदूरों के जो श्रम कानूनों के जो अधिकार थे, उस अधिकारों को
का कटौती करता है, उस अधिकारों का हनन करता है। ठेका पद्धति है, अगर स्थायी प्रकृति के काम है उस काम में ठेके का काम नहीं करवाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का भी यह निर्देश है कि अगर स्थायी प्रकृति का काम है उस काम में ठेकेदार से, ठेके मजदूरों से वो काम नहीं लिया जाएगा। लेकिन हम ये देख रहे हैं जो संहिता है, उस संहिता, श्रम संहिता जो है वो संहिता, ये जो श्रम कानून का ये जो प्रावधान था, इस प्रावधान को भी नकारता है। अब स्थायी प्रकृति या 12 महीने के जो काम है उस काम को इस संहिता में हटा दिया गया है। अब इसके ये सब अब खत्म कर दिया गया है। तो यानी सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय था कि अगर स्थायी प्रकृति के काम है तो उसमें ठेका का काम नहीं लिया जाएगा, लेकिन अब ये हटा के सुप्रीम कोर्ट के उस निर्णय को भी खत्म कर दिया गया। एक निर्णय यह था कि श्रम कानून में, जो पहले के श्रम कानून थे, वो ये था कि अगर कोई ठेका मजदूर है और जो परमानेंट वर्कर है, स्थायी कर्मचारी है, अगर एक ही प्रकार के दोनों के काम है तो दोनों के वेतन और सभी सुविधाएं एक ही प्रकार का होना चाहिए। तो इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला था कि अगर ऐसा कोई मजदूर जो ठेका मजदूर काम कर रहे हैं और स्थायी मजदूर है उसी प्रकृति का काम कर रहे हैं तो उनका समान वेतन होना चाहिए। उनके लिए अलग अलग वेतन का मापदंड नहीं रखा जाना चाहिए। लेकिन अभी ये जो श्रम संहिता आया है, वो श्रम संहिता, ये जो अधिकार है, इस अधिकार को भी खत्म कर दिया गया है। तो हमारे बहुत सारे प्लेसमेंट के जो कर्मचारी है, जो ये सोच रहे हैं या जो ये उम्मीद लगा के बैठे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि स्थायी 12 महीने के काम, स्थायी प्रकृति के काम जो है वो काम हम लोग करते हैं, तो इसीलिए हमको भी स्थायी किया जाए, हमें भी स्थायी मजदूरों का या कर्मचारियों को जैसे वेतन दिया जाए जैसे सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। लेकिन ये जो श्रम संहिता है, ये श्रम संहिता सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के या हमारे देश के जो श्रम कानून के नियम थे उस नियम का पूरी तरीके से नकारता है। तो इसीलिए जो लोग या जो कर्मचारी ये समझ रहे थे कि हमारे ये जो प्लेसमेंट कर्मचारी खासतौर पे जो ये समझ रहे थे कि हमारे सुप्रीम कोर्ट के फैसला है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत हमें भी बराबर का मजदूरी मिलेगा, हमें भी जो समान काम के समान वेतन मिलेंगे, वो सब चीज को अब खत्म कर दिया गया है। जो बात है यहाँ हम ये देखते हैं कि जो ठेका मजदूर होता है, अगर कोई ठेकेदार किसी मजदूर के साथ गलत काम करता है, यानी मान लीजिए उनको कम मजदूरी देता है या मजदूरी नहीं देता है, मजदूरी दिए बगैर वो फरार हो जाता है, तो एक अधिकार मजदूरों के पास था। वो अधिकार ये था कि वो जो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर था, यानी जो मुख्य नियोक्ता थे, उसके पास अगर शिकायत करते थे तो मुख्य नियोक्ता ठेकेदार से पैसा वसूल करके मजदूरों में पैसा बांटते थे। या अगर कोई ठेकेदार श्रम कानूनों का उल्लंघन करता था और उसका शिकायत अगर मुख्य नियोक्ता के पास किया जाता था तो मुख्य नियोक्ता श्रम कानूनों को पालन करने के लिए ठेकेदार को मजबूर करता था। अब जो श्रम संहिता आया है, उस श्रम संहिता में मुख्य नियोक्ता के जो भूमिका थे उस भूमिका को खत्म कर दिया गया। अब मुख्य जो नियोक्ता है उसका अब कोई भूमिका नहीं होगा। यानी ठेकेदार अगर श्रम कानूनों का पालन नहीं करेगा, श्रम संहिता का उल्लंघन करेगा, तब भी मजदूर अब मुख्य नियोक्ता के पास कोई शिकायत नहीं कर सकता। अगर वो मुख्य नियोक्ता के पास शिकायत करेगा तब भी उसके ऊपर मुख्य नियोक्ता कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। हमारा अनुभव है, खासतौर पे कांकेर जिले में हमारा अनुभव क्या है, जब नगर पालिका के अंदर तमाम प्लेसमेंट एजेंसियां गड़बड़ियां कर रहे थे, मजदूरों को सुविधा नहीं दे रहे थे, तो जितने प्लेसमेंट कर्मचारी थे वो सभी प्लेसमेंट कर्मचारी मुख्य जो नियोक्ता थे नगर पालिका के को शिकायत किए थे और शिकायत करने के बाद उनकी जो मांगे थी उन मांगों के हिसाब से वहां पे कार्रवाई भी किया गया था। लेकिन अब जो श्रम संहिता लाया है वो श्रम संहिता में अब ये सब चीजों को खत्म कर दिया गया। उसी कांकेर जिले में हमारा ये भी अनुभव है कि जो प्रधानमंत्री सड़क योजना में जो मजदूर काम कर रहे थे, गांव के आदिवासी मजदूर, उन मजदूरों के वेतन का भुगतान किए बगैर जो ठेकेदार थे वो ठेकेदार फरार हो गए थे। वो नागपुर के ठेकेदार थे, वो ठेकेदार फरार हो गए थे।
तब वहां के मजदूरों ने प्रधानमंत्री कार्यालय, सड़क निर्माण जो कार्यालय है जिला का, कांकेर जिला का, वहां पे शिकायत किया था। तो उस शिकायत के बाद उस कार्यालय से ठेकेदार के जो पैसा था उस पेमेंट को रोका गया और मजदूरों के पेमेंट का पूरा भुगतान किया गया। हमारा यह भी अनुभव है उसी कांकेर जिले में, जो फॉरेस्ट विभाग के जो दुधावा डैम में जो रेस्ट हाउस है, उस रेस्ट हाउस के निर्माण में जो मजदूर काम कर रहे थे, ठेकेदार उन मजदूरों को और जितने मटेरियल सप्लाई किए उनके पेमेंट का भुगतान किए बगैर ठेकेदार फरार हो गया। तो ये कोई ठेकेदार ध्रुव के ठेकेदार थे। और फिर मजदूरों ने जब फॉरेस्ट विभाग के जो मुख्यालय है जिला के, वहां पे जब शिकायत किए थे, तो फॉरेस्ट के मुख्य जिला के जो कार्यालय, उन्होंने पैसा पूरा जो बकाया पैसा था मजदूरों का, सभी मजदूरों के बकाया पैसा को भुगतान किया है। तो अभी तक मजदूरों का एक अधिकार था कि अगर ठेकेदार मजदूरों के साथ न्याय नहीं करेगा, अन्याय करेगा, तो मजदूरों को अपना बात रखने के लिए मुख्य नियोक्ता के पास या प्रिंसिपल एम्प्लॉयर के पास शिकायत करने का एक अधिकार था श्रम कानून में। लेकिन ये जो श्रम संहिता आया है, ये श्रम संहिता उस अधिकार को खत्म करता है और वो साफ बोलता है कि सिर्फ ठेकेदार ही आपके मालिक है, और ठेकेदार जब आपके मालिक है तो आप ठेकेदार से शिकायत कीजिए, उसके आगे आप शिकायत नहीं कर सकते। और एक जो मुख्य बात है, अभी 50 लोग जो सप्लाई कर, अगर कोई ठेकेदार 50 लोगों से काम करवाएगा तो उसको अब ठेकेदारी का लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। पहले अगर कोई ठेकेदार 20 लोगों से काम करवाता था तो उसको लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं पड़ता था। वो अगर 21 लोगों से काम करवाता था तो फिर उसको लाइसेंस, ठेकेदार का लाइसेंस बनाना पड़ता था, और ठेकेदार के लाइसेंस बनाने के बाद फिर सरकार के जो नियम है उस नियमों का पालन करना पड़ता था, कानून का पालन करना पड़ता था। मजदूर संगठनों ने मांग किया था कि ये जो 20 लोग हैं इसके बदले इसको कम करके 10 किया जाए, कि जो लोग 10 लोगों को काम पे रखेंगे, 10 से अधिक लोग काम पे रखेंगे, उनको लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। लेकिन हमारे देश की जो सरकार है, वो सरकार 10 लोगों को तो छोड़िए, 20 लोगों को तो छोड़िए, वो सीधा 50 लोग रखने पर भी लाइसेंस लेने की जो अनिवार्यता है उसको खत्म कर दिया। यानी 51 लोग अगर कोई ठेकेदार काम पे रखेंगे तो उसको लाइसेंस लेना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि 50 लोग, जो ठेकेदार 50 लोगों को काम पे रखेंगे, उसको अब लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। उनको सरकार के जो पाबंदी है, सरकार जो कानून है, उन कानूनों को मानने के लिए अब वो बाध्य नहीं है। उनको खुली छूट दे दिया गया है कि कानूनों को वो अब उल्लंघन कर सकते हैं। तो ये जो श्रम संहिता है, जो श्रम संहिता हमारे देश के अंदर लागू किया गया है, ये श्रम संहिता हमारे देश के मजदूर और कर्मचारियों के हितों के ऊपर कुठाराघात है। ये कॉरपोरेट घराने, ठेकेदार, बड़े बड़े पूंजीपतियों के अधिकारों को सुरक्षित करता है, उनकी लूट को सुरक्षित करता है, उनकी शोषण को सुरक्षित करता है। वही मजदूरों को शोषित करने के लिए ये जो संहिता है, ये संहिता मजदूरों को और ज्यादा शोषित होने के लिए बाध्य करता है, मजबूर करता है। ये हमारे बहुत सारे मजदूर साथी हैं, दोस्त हैं, जो ये मानते हैं कि ये जो हमारी देश के जो मोदी सरकार है, हमारे देश के अंदर ये जो केंद्र की बीजेपी की सरकार है, ये सरकार बहुत अच्छी है, ये सरकार हमारे देश के हितों में काम कर रहे हैं। इस तरीके से एक मानसिकता हमारे देश के बहुत सारे मजदूर साथियों का है। जैसे आप उन मजदूर साथियों से आप बातचीत करेंगे मोदी के खिलाफ या केंद्र सरकार के विरोध में, उनकी गलत नीतियों के खिलाफ, तो वो सुनने को ही तैयार नहीं है। लेकिन वही साथियों से हमारी गुजारिश है कि थोड़ा आंख और कान खोल के रखिए, और ये जो आपकी ये जो भयावह स्थिति हो रही है आज, ये जो बुरी गति जो आपकी आज हो रहा है और जो होने वाला है, ये श्रम संहिता लागू होने के बाद जो हालत आपकी और बुरी होने वाली है, उसके लिए अभी से ही आप अपने आप को संभाल लीजिए। क्योंकि अगर ये संहिता में जो प्रावधान है, वो प्रावधान के तहत जो न्यूनतम वेतन है, न्यूनतम वेतन की जो मापदंड सरकार ने अभी तक तय करके रखा था कि कितना कैलोरी एक श्रमिक को चाहिए हर दिन,
कितना कपड़े उसको चाहिए, बिजली के लिए कितना चाहिए, परिवार के शिक्षा के लिए कितना चाहिए, स्वास्थ्य के लिए कितना चाहिए, ये जो मापदंड है, जिस मापदंड के महंगाई भत्ता, ये जो मापदंड था न्यूनतम वेतन के, ये मापदंड को खत्म करने की बात श्रम संहिता करता है। श्रम संहिता में जो प्रावधान किया गया, जो तय किया गया सरकार, वो बोल रहा है कि प्रतिदिन 178 रुपया मजदूरों को दैनिक मजदूरी दिया जाएगा, ये प्रस्ताव है वेतन संहिता में। तो अगर 178 रुपए प्रतिदिन मजदूर, जो अभी 178 रुपए रखा गया है, ये हमारे देश के बहुत राज्य के अंदर जो न्यूनतम मजदूरी कलेक्टर रेट है उससे कम है। हमारे प्रदेश के भी कलेक्टर रेट इससे ज्यादा है। तो अगर ये श्रम संहिता लागू हो जाएगा और मजदूरों का 178 रुपया अगर प्रतिदिन मजदूरी तय होगा न्यूनतम वेतन, तो आप समझ जाइए आपका महीने का वेतन 6,000 रुपए तक भी नहीं पहुंचने वाला है। अभी आपको 10,000, 12,000, 13,000 रुपए जो मिल रहा है, जो प्लेसमेंट कर्मचारी है, जो ठेका मजदूर है, अगर 178 रुपए हो जाएगा तो आपके 6,000 रुपए महीना वेतन भी आपको नहीं मिलने वाला। ये मुसीबत आपके सामने आने वाले हैं। तो जो आग बंद करके भाजपा सरकार और मोदी के समर्थन आप लोग कर रहे हैं, आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। तो इसीलिए हम आपसे कहना चाहेंगे कि ये जो श्रम संहिता है, जो श्रम संहिता हमारे देश के मजदूरों के खिलाफ जा रहा है, जो श्रम संहिता हमारे देश के श्रम कानून, जिस श्रम कानून के तहत हमारे देश के मजदूरों को जो लाभ अभी तक मिलता है, हमें और मजदूरों को और ज्यादा मिलने की जरूरत है। मजदूर अपने अधिकारों के लिए और ज्यादा संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन ये जो सरकार है, भाजपा सरकार, ये हमें और आपको हिंदू और मुस्लिम के नाम पे लड़ा के पीछे से वो कॉर्पोरेट के पूंजीपति और ठेकेदारों को लाभ पहुंचा रहे हैं। हम सामने हिंदू और मुस्लिम कर रहे हैं, पीछे वो मालिकों के हिफाजत कर रहे हैं, मालिकों को मुनाफा को सुनिश्चित करने का काम कर रहे हैं। ये जो साजिश है, ये साजिश मजदूरों को समझने की जरूरत है कि किस तरीके से हमें आपस में लड़ाया जा रहा है। क्या 178 रुपए अगर मजदूरी रेट तय होगा, न्यूनतम मजदूरी, तो क्या मुस्लिम लोगों के 178, मजदूरों को 178 और हिंदू मजदूरों को 1078 रुपए मजदूरी मिलेगा? क्या हिंदू मजदूर को भी 178, मुस्लिम मजदूर को भी 178 रुपए मिलेगा? पीएफ समाप्त हो जाएंगे तो क्या मुस्लिम मजदूरों के पीएफ समाप्त हो जाएंगे और हिंदू मजदूर को पीएफ मिलेगा? ऐसा नहीं है, हिंदू मजदूर के भी पीएफ जाएंगे, मुस्लिम मजदूर के भी पीएफ जाएंगे। तो इसीलिए ये जो लड़ाया जा रहा है गरीबों को, ये जो हिंदू मुस्लिम के नाम पे एक विभाजन की राजनीति ये सरकार कर रही है, इसको समझिए। ये हिंदू मुस्लिम के नाम पे विभाजन करने की राजनीति, दरअसल जो पीछे पर्दे के पीछे ये लोग हमारे देश के लुटेरे लोगों के लिए काम कर रहे हैं और हमें और आपको हिंदू और मुस्लिम की राजनीति की ओर झोंक दे रहे हैं, झगड़ा करने के लिए छोड़ दे रहे हैं और वो पीछे बैठ के मालिकों के रक्षा कर रहे हैं और हम और आप इस चीज को नहीं समझ पा रहे। इसलिए पूरे देश के पैमाने पे जो श्रम संहिता लागू हुआ है, इस श्रम संहिता का मजदूरों को विरोध करने की जरूरत है। पूरे देश के पैमाने पे मजदूर अगर इसके विरोध नहीं करेंगे तो आज जो पूरे छत्तीसगढ़ के अंदर या बाकी जगह पे जो प्लेसमेंट कर्मचारी हैं, वो श्रम संहिता में साफ साफ लिखा गया कि जितने दिन तक प्लेसमेंट एजेंसी का ठेका रहेगा उतने दिन तक वो मजदूर को रखने के लिए बाध्य है। उसके बाद मजदूरों को बिना नोटिस दिए ही काम से निकाल सकता है। अब मान लीजिए किसी नगर पालिका में, किसी नगर निगम में कोई एक प्लेसमेंट एजेंसी है जिसको 1 साल के लिए काम का ठेका मिला है, वहां पे आप लोगों को रख लिया है, आप लोगों से साइन भी करवा लिया है और उसके बाद जब 1 साल हो गया, उसके बाद उसका ठेका खत्म, आपके काम भी खत्म, वो नया मजदूर को रख लेगा। तो ये हायर एंड फायर की जो पॉलिसी है हमारी देश की सरकार की, कि किसी भी कीमत पे मजदूरों को ज्यादा से ज्यादा शोषण करो, मजदूरों के अधिकार में कटौती करो और मजदूरों के अधिकार में कटौती करके मालिकों के मुनाफा बढ़ाओ, मालिकों के सरप्लस वैल्यू, मालिकों के पूंजी का वृद्धि करो। ये जो पॉलिसी हमारे देश के अंदर चल रही है पिछले 10 साल से तेजी के साथ, इसके पहले भी चला लेकिन ये पिछले 10 साल में तेजी के साथ ये काम हो रहा है। कॉर्पोरेट के हित में हमारे देश के अंदर कानून बनाया जा रहा है, हमें ये सब पता ही नहीं चल रहा है। हम समझ रहे हैं ये सब क्या हो रहा है,
ये कहां से प्लेसमेंट आ गया है, कहां से ये ठेका पद्धति आ गया, कहां से हायर एंड फायर आ गया, ये सब हो रहा है हमारे देश के अंदर। जो सरकार कायम है दिल्ली के अंदर, जो मोदी की सरकार है, जो हमें और आपके आंख में पर्दा डाल के खेल खेल रही है, हमारे और आपके आंख के सामने हिंदू मुस्लिम आदिवासी हिंदू आपस में हमें लड़ा रहा है, और पर्दे के पीछे बैठ के वो हमारे पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हैं, हमारे अधिकार को हनन कर रहे हैं। हम इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि हम अपने आंखों में पट्टी डाल के रखे हैं। हम हिंदू मुस्लिम तो कर रहे हैं, हम मोदी के अंधभक्त बन के बैठे हुए हैं, हम मोदी के कोई भी बुराई सुनने के लिए तैयार नहीं है। जब ये अंधभक्ति आपके अंदर रहेगी तो ये सरकार को आपके अधिकार को छीनने का अधिकार आप खुद ही दे रहे हैं। आप अगर अंधभक्त बन के इस सरकार का समर्थन करेंगे, इसके खिलाफ आपके अधिकारों के लिए आप अगर लड़ाई नहीं लड़ेंगे, इसका मतलब है कि आप प्रत्यक्ष रूप से सरकार को आपके अधिकारों को छीनने में आपकी पूरी सहमति आप सरकार को दे रहे हैं। इस राजनीति को आप लोग समझिए, ये राजनीति जो आज हो रहा है देश के अंदर, हिंदू मुस्लिम के नाम पे जो राजनीति आज हो रहा है, वक्फ बोर्ड के नाम पे जो राजनीति आज हो रहा है, मुसलमानों के खिलाफ जो भड़काने की राजनीति आज हो रहा है, हमारे देश के शोषित जनता के खिलाफ ये राजनीति है, शोषित जनता को तोड़ने की ये राजनीति है, शोषित जनता को लूटने की ये राजनीति है। शोषित जनता तभी अपने अधिकार को सुरक्षित रख पाएगा जब शोषित जनता, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो ईसाई हो, कोई भी धर्म को मान सकता है, लेकिन वो शोषित जनता है, उसका शोषण मालिक करता है, उसका शोषण ठेकेदार करता है। ये शोषित जनता किसी भी धर्म का हो, किसी भी भाषा का हो, किसी भी जाति का हो, जब वो एकजुट होकर इस शोषण के खिलाफ, इन अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करेंगे और लड़ाई के मैदान में उतरेंगे, तभी वो अपने अधिकार को सुरक्षित रख पाएंगे। अन्यथा उनके सभी अधिकार धीरे 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 मालिक छीन लेंगे, और इस मालिक को छीनने के लिए हमारी देश की जो सरकार है, वो सरकार नीतियां और कानून बनाने के लिए संसद के अंदर बैठी हुई है। ये जो सम संहिता है, ये सम संहिता का विरोध होना जरूरी है। पूरे देश के पैमाने पे 20 मई को पूरे मजदूर जो संगठित क्षेत्र के हैं, चाहे असंगठित है, चाहे ठेका मजदूर है, ये सभी मजदूर एकजुट होकर 20 मई को सम संहिता के खिलाफ हड़ताल करने का आह्वान किया है। हम भी चाहेंगे कि आप भी सभी मजदूर इस हड़ताल में शामिल होइए, और ये जो पूरे देश के पैमाने पे जो एक प्रचार अभियान चल रहा है, इस प्रचार अभियान में आप भी शामिल होइए और ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में इस बात को प्रचारित कीजिए, ताकि ये लड़ाई सिर्फ आप तक सीमित ना रहे। इस लड़ाई को फैलाइए, इस बातों को फैलाइए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को समझ में आए कि आखिर उनके जीवन की ये जो दुर्दशा है, ये दुर्दशा का मुख्य कारण क्या है, ये परेशानी का मुख्य कारण क्या है, इस दुर्दशा को कैसे दूर किया जा सकता है, इस परेशानी को कैसे दूर किया जा सकता है, और अपने जिंदगी को थोड़ा सा बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।